Hello students, you are welcome to my channel, Study Meet with Jay. प्रिय विद्यार्थियों, सॉलिड स्टेट चैप्टर में 2 टॉपिक और बचे हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके ज्ञान के आधार पर स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड हमको पढ़ना है, आयनिक ठोसों की संरचना, और साथ साथ में डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। अब डिस्कस करेंगे आयनिक ठोसों की संरचना। हम 2 तरह के आयनिक सॉलिड कंसीडर करेंगे यहाँ पर। एक जिनकी संरचना, जिनका सूत्र होगा AX यानी कि धनायन तथा ऋणायन दोनों की संयोजकता बैलेंसी समान होगी, और दूसरा AX2 A2X टाइप, जिसमें कि एक की संयोजकता दूसरे से दुगनी होगी। अब यहाँ पहले में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर धनायन तथा ऋणायन दोनों का समान होगा, अथवा आयनिक ठोस जो होगा इसमें धनायन अथवा ऋणायन के सापेक्ष कोऑर्डिनेशन नंबर समान होगा। यहाँ पर धनायन तथा ऋणायन के सापेक्ष दूसरे कैटेगरी में कोऑर्डिनेशन नंबर समान नहीं होगा। अब देखें AX प्रकार के क्रिस्टलों की संरचना क्या होगी। इसमें पहला सबसे फेमस एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। क्रिस्टल संरचना इसकी देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6:6 का मतलब हुआ कि सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अर्थात प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होगा क्रिस्टल में। इसी प्रकार प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा होगा। और यहाँ देखिए सोडियम आयन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर और क्लोराइड आयन की त्रिज्या 181 पिकोमीटर। अनुपात हो गया आपका 0.525, और सारणी से अगर देखेंगे यह अष्टफलकी संरचना है, अर्थात 0.414 से अधिक है, इसलिए अष्टफलकी संरचना है। यूनिट सेल क्या है, इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, और सोडियम अथवा क्लोराइड आयन के सापेक्ष कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 होगी, समान होगी। और सोडियम अथवा क्लोराइड की जो संख्या हो जाएगी यह प्रति यूनिट सेल 4 होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो होता है। उदाहरण में लंबी लिस्ट है। क्षारीय धातुओं का हैलाइड फर्स्ट A के जो धातुएं होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके हैलाइड यानी कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और इसी तरह क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रॉक्साइड, क्षारीय मृदा धातु यानी सेकंड A बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के हाइड्रॉक्साइड। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, इन सब की जो संरचना होगी ठीक सोडियम क्लोराइड जैसी होगी, अर्थात प्रत्येक में धनायन तथा ऋणायन के सापेक्ष जो है कोऑर्डिनेशन नंबर समान होगा। और साथ साथ में प्रत्येक यूनिट में, एक इकाई सेल में धनायन अथवा ऋणायन की संख्या जो हो जाएगी, औसत संख्या 4 होगी। अब दूसरा कंडीशन है सीजियम क्लोराइड की संरचना। दूसरा उदाहरण है कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, अर्थात सीजियम आयन तथा क्लोराइड आयन दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगी, अर्थात प्रत्येक सीजियम आयन क्रिस्टल में 8 क्लोराइड आयन से घिरा होगा, और साथ साथ में प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयन से घिरा होगा। यहाँ देखिए सीजियम आयन की त्रिज्या हो जाएगी 169 पिकोमीटर और क्लोराइड आयन की 181 पिकोमीटर। यहाँ 0.93 आएगा मान, ये 0.93 के आसपास है, घनी संरचना होगी। और सीजियम या क्लोराइड आयन के सापेक्ष कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, समान होगा। हम पहले ही बता चुके हैं आपको। यूनिट सेल आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा, और बॉडी सेंटर्ड में आपको पता है कि एक इकाई सेल में, प्रति इकाई सेल 2 घटक कण होते हैं। यहाँ एक केंद्र में अगर सीजियम है, 8 कोनों पर क्लोराइड होंगे, 8 कोनों के योगदान 1 के बराबर, 1/8 × 8 1 के बराबर होगा। उदाहरण में सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीडियम आयोडाइड, और थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड। इसमें प्रत्येक उदाहरण जो है इसकी संरचना ठीक उसी तरह होगी जिस तरह सीजियम क्लोराइड की है। अब जिंक सल्फाइड संरचना 4:4, अर्थात यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक की भी, जिंक आयन की 4 है, सल्फाइड आयन की भी 4 है। और इसमें देखें जिंक आयन सल्फाइड आयन का अनुपात जो है त्रिज्याओं का 74 पिकोमीटर, जिंक आयन का है 184 पिकोमीटर है, सल्फाइड आयन का 0.4। ये चतुष्फलकी संरचना के तुल्य है। और आप देखें
जिंक आयन या सल्फाइड आयन सापेक्ष कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है। उदाहरण में क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड, बेरिलियम सल्फाइड एक्सेट्रा। AX2 तथा A2X टाइप क्रिस्टलों की संरचना यहाँ देखेंगे। AX2 का उदाहरण है CaF2। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 है, अर्थात कैल्शियम की 8, फ्लोराइड की 4। और इसमें देखेंगे CCP घनी निबिड संकुलन होगा, यहाँ पर पैकिंग होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 4 के अनुपात में होगा। 8 माने कैल्शियम, प्रत्येक कैल्शियम को 8 फ्लोराइड आयन घेरे हुए रहेंगे, और फ्लोराइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अर्थात प्रत्येक फ्लोराइड आयन को 4 कैल्शियम आयन घेरे रहेंगे। प्रत्येक एकक सेल में 4 कैल्शियम आयन तथा 8 फ्लोराइड आयन होंगे, है ना। और एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा स्ट्रांशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, लेड फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और एक और बात है यहाँ पर CaF2 की एक एकक सेल में कैल्शियम फ्लोराइड की 4 इकाइयाँ होंगी। 4 इकाइयाँ होंगी तभी कैल्शियम के 4 और फ्लोराइड के 8 आयन होंगे। Na2O की संरचना, इसमें देखिए Na की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और O की ऑक्साइड की 8। TCP संरचना यहाँ पर होगी, क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8 अर्थात कैल्शियम की सोडियम की 4 और ऑक्साइड की 8। प्रत्येक एकक सेल में 8 सोडियम आयन होंगे और 4 ऑक्साइड आयन होंगे, अर्थात सोडियम ऑक्साइड की एक एकक सेल में Na2O की 4 इकाइयाँ होंगी, तभी प्रत्येक में Na2 है, 4 इकाइयों में 8 Na हो जाएगा और 4 ऑक्साइड हो जाएगा। उदाहरण में जितने आपके क्षारीय धातुएं हैं, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड और रुबिडियम सल्फाइड। सॉलिड स्टेट चैप्टर का अंतिम टॉपिक है क्रिस्टल संरचना व पूर्णता। हम जानते हैं कि जो हमारे आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं अथवा ट्रू सॉलिड्स होते हैं, इनमें घटक कण, खास करके आयनिक यौगिकों में जो घटक कण आयंस होंगे वो पूर्णतया व्यवस्थित रहते हैं। यदि उनकी व्यवस्था में कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, यानी कि अपने स्थान से हट जाए नियमित क्रम से, तो उसे हम दोष का उत्पन्न होना कहते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि परम शून्य ताप पर घटक कण पूरी तरह से अपनी नियमित व्यवस्था में रहते हैं और क्रिस्टल जो है आदर्श क्रिस्टल ग्रुप में रहता है, लेकिन सामान्य ताप तथा दाब पर कोई न कोई दोष उत्पन्न होता है। अक्सर दोष जो उत्पन्न होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष या एटॉमिक दोष डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक दोष या रेखीय दोष। लेकिन अपने कोर्स में केवल बिंदु दोष है, यानी परमाणुवी दोष। और जब कभी घटक कण जो कि बिंदुओं से दिखाए जाते हैं, गोलों से दिखाए जाते हैं, अपना स्थान छोड़ते हैं, छोड़ के बाहर निकल जाएं, चाहे क्रिस्टल जालक में ही बने रहें, तो वहाँ पर एक तरह से स्थान को छोड़ना, उनकी जगह पर एक दोष उत्पन्न होता है, उसे बिंदु दोष कहेंगे। और ये दोष 2 प्रकार के होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, अर्थात स्टाइकियोमेट्री मीन्स होता है अनुपात, एक तरह से दोनों प्रकार घटक कणों का अनुपात समान रहता है, इसमें स्टाइकियोमेट्री बनी रहती है, अर्थात दोष उत्पन्न होने के बाद कणों की संख्या कम भी हो जाए और चाहे बराबर बनी रहे, लेकिन धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात समान रहता है, इसे स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहेंगे। और स्टाइकियोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने 1930 में बताया कि कुछ यौगिक जो कि प्रबल आयनिक होते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है 6 अथवा 8, और जिसमें धनायनों तथा ऋणायनों की त्रिज्या लगभग बराबर होती है, यानी कि धनायनों तथा ऋणायनों की त्रिज्या का अनुपात लगभग 1 के बराबर होता है, जैसे NaCl, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसमें धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में जालक को छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, उनके स्थान पे एक तरह से रिक्त क्रिएट हो जाती है, यानी कि
वाइड यानी कि वहाँ पर खाली स्थान बचता है, इसे हम बिंदु दोष कहेंगे और शाटकी डिफेक्ट भी कहेंगे। और दोष उत्पन्न होने के पहले और बाद दोनों दशाओं में हमारा जो क्रिस्टल होता है उदासीन बना रहता है। और दूसरा दोष है फ्रैंकल दोष। इसमें ये अलग तरह का दोष है। इसमें क्रिस्टल के शरीर के अंदर जब कभी धनायन तथा ऋणायन के बीच में जो बंध कार्य करता है, जो बल कार्य करता है, वो टूट जाए अथवा कमज़ोर पड़ जाए तो धनायन, आमतौर पर देखा गया धनायन जो है अपने स्थान से हट करके विस्थापित होकर के अंतराकाशी स्थान, इंटरस्टिशियल स्पेस, अर्थात धनायन ऋणायन अन्य जगहों जो होते हैं उनके बीच में जो जगह होता है उसे अंतराकाशी स्थान बोलेंगे, वहाँ पर व्यवस्थित हो जाता है। इस दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर धनायन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, अपने स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थान पे व्यवस्थित होता है। इसे हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। दोष उत्पन्न होने के बाद भी क्रिस्टल उदासीन रहता है। उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें ऋणायनों की त्रिज्या धनायनों से अधिक होती है और जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम पाया जाता है। और उदाहरण में जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है, शाटकी और फ्रैंकल दोष। कारण है कि क्योंकि सिल्वर आयन तथा ब्रोमाइड आयन की साइज अथवा त्रिज्या दोनों लगभग बराबर होती है और दोनों में अगर तुलना की जाए तो आप जानते हैं शाटकी दोष में क्या होता है, समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल जालक के बाहर निकल जाते हैं और इसमें क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है। धनायन आमतौर पर देखा गया धनायन जो है अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थान में व्यवस्थित हो जाता है। क्रिस्टल घनत्व तो कम हो जाता है, क्योंकि धनायन ऋणायन निकल जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ द्रव्यमान कम होगा, इकाई आयतन द्रव्यमान कम होगा, यानी घनत्व कम होगा। यहाँ पर घनत्व अपरिवर्तित होगा क्योंकि इसमें धनायन जो है अपना स्थान छोड़ता है लेकिन जालक के बाहर नहीं जाता है। परावैद्युतांक का मान अपरिवर्तित रहता है। परावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वह क्षमता होती है किसी धनायन तथा ऋणायन, धन तथा ऋण आवेशित युक्त यौगिक का, जिसके कारण वह धनायन तथा ऋणायन दोनों को अपनी ओर खींचने की, आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इसमें देखिए अपरिवर्तित रहेगा शाटकी दोष में। क्यों? क्योंकि इसमें धनायन ऋणायन दोनों समान संख्या में निकलते हैं तो वहाँ पर कोई आवेशों का असंतुलन नहीं उत्पन्न होता है, आवेश लगभग बराबर बने रहते हैं हर जगह। लेकिन यहाँ पर क्या है, धनायन अपना स्थान छोड़ते हैं तो वहाँ पर एक तरह से धनायन कम हो जाता है, ऋणायन बढ़ जाता है और जहाँ कहीं जाएगा वहाँ पर निश्चित रूप से धनायन बढ़ जाएगा, यानी कि आवेश का संतुलन उत्पन्न होगा, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक बढ़ जाता है। उदाहरण में आपने देखा ही है। और शाटकी दोष आमतौर पर उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर के ठोसों में पाया जाता है जो कि प्रबल आयनिक भी होते हैं, और यह निम्न कोऑर्डिनेशन नंबर के ठोसों में पाया जाता है। पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, यही हमारे कोर्स में है, जिसमें स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर चुके हैं। स्टाइकियोमेट्रिक में यानी कि उसमें जब कभी घटक कण आयन जो हैं समान संख्या में निकलें और चाहे निकलें ना, अंदर ही कहीं अंतराकाशी स्थान ग्रहण करें, कुल मिलाकर के वहाँ पर धनायनों ऋणायनों की संख्या पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद उनके अनुपात में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अर्थात इसमें जो है इस प्रकार के दोषों में निश्चित अनुपात के नियम का दृढ़ता से पालन नहीं होता है, अर्थात जो धनायनों ऋणायनों का निश्चित अनुपात होना चाहिए वह नहीं कायम रह पाता है। और उसमें आपने देखा था शाटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में कि धनायनों ऋणायनों का अनुपात कायम रहता था दोष उत्पन्न होने के बाद और पहले भी। यहाँ पर क्या होगा कि उसी टाइप का डिफेक्ट यहाँ उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे शाटकी में धनायन ऋणायन समान संख्या में निकलते हैं बाहर, यहाँ पर असमान संख्या में निकलेंगे। टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। धात अधिकता दोष। आयनिक यौगिक होते हैं, धनायन ऋणायन से बने होते हैं, उसमें अगर धात की अधिकता हो जाए तब दोष उत्पन्न होता है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और धात अधिकता दो प्रकार से होगा। अगर ऋणायन रिक्तियों के द्वारा दोष,
अगर जो है ऋणायन जो है केवल ऋणायन जालक से बाहर निकल जाएं तो वहाँ पर एक तरह से रिक्त उत्पन्न हो जाएगा, यानी धनायन ऋणायन कम हुए तो धनायन अधिक हुए, यानी धनायन कौन धातुएं होती हैं, धनायन का अधिकता कहा जाएगा वहाँ पर। अब इस धनायन की अधिकता को बैलेंस करने के लिए वहाँ उसी स्थान पर जहाँ से ऋणायन निकला था वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएगा? किसी धातु के परमाणु से, जैसे हमारा आमतौर पे संक्रमण धातुओं में होता है। संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। जैसे आयरन है, उसकी 2 संयोजकता होती है, 3 दोनों। मान लीजिए वहाँ पर आयरन Fe2 पॉजिटिव है जालक में, तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा तो Fe3 पॉजिटिव वहाँ बन जाएगा, और वह इलेक्ट्रॉन जहाँ से ऋणायन निकला था उसके स्थान पर आ जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे ऋणायन के निकलने का प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा, और फिर से क्रिस्टल हमारा उदासीन हो जाएगा। अब आप देखें यह दोष उत्पन्न कैसे होता है। जब हम कभी आयनिक यौगिकों को, जैसे NaCl है, उसको सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करते हैं, तो सोडियम वाष्प माने सोडियम के परमाणु उसमें रहेंगे, तो सोडियम परमाणु उसके क्रिस्टल में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन अपना निकलेगा, और होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वही यहाँ पर आएगा, किसके? निकले हुए ऋणायन की जगह पर। आप देखें यहाँ पर यहाँ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होता है, और अर्धचालक, इसीलिए अर्धचालक होते हैं। आमतौर पर आयनिक जो पदार्थ होते हैं द्रव अवस्था में, पिघली अवस्था में, चाहे विलयन की अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष के कारण, धातु अधिकता के कारण यहाँ पर कुछ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इनके शरीर में आ जाते हैं धातु की तरह। ये क्या है? ये आयनिक यौगिक हैं। इसमें थोड़ा सा चालकता आ जाती है, विद्युत का चालन करने लगते हैं। जो चालकता आती है एन टाइप की आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ होता है, उसकी वजह से चालकता होती है। एन मीन्स नेगेटिव, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और इसमें और एक बात है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहीं रहता है तो वहाँ पर दोषयुक्त जो है आयनिक यौगिक हैं उसमें रंग आ जाता है, रंगीन हो जाता है। कैसे? जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं आसानी से जो श्वेत प्रकाश हमारा होता है उसके किसी न किसी रंग के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होने के बाद जब अपने मूल अवस्था में आते हैं तो किसी न किसी रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसीलिए हम देखें सोडियम क्लोराइड को अगर सोडियम वाष्प में गर्म करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल बनेगा पीले रंग का होगा। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम वाष्प यानी कि उसकी वाष्प बनाने गर्म करके उसके साथ गर्म करेंगे तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्या होगा? पोटेशियम उसके क्रिस्टल में प्रवेश कर जाएगा जालक में। तो जो हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक KCl यानी कि धनायनों ऋणायनों की जो असंतुलन यानी कि अनुपात बदल जाएगा, उसके कारण जो हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक KCl बनेगा उसका रंग बैंगनी होगा। इसी तरह लिथियम क्लोराइड को अगर हम लिथियम वाष्प के साथ गर्म कर देंगे तो लिथियम क्लोराइड जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल बनेगा वह दोषयुक्त क्रिस्टल बनेगा, वह गुलाबी रंग का होता है। अब देखिए पहला प्रकार था ऋणायन रिक्तियों के द्वारा धातु अधिकता दोष जो उत्पन्न हुआ। अब अंतराकाशी धनायनों द्वारा धातु अधिकता दोष। अंतराकाशी स्थान में अगर बाहर से कोई धनायन आ जाए तो उसको संतुलित करने के लिए यानी कि फिर से क्रिस्टल जो कि हमारा आयनिक क्रिस्टल उदासीन होता है, धनायनों ऋणायनों की संख्या समान होती है, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। कहाँ से आता है? एक तरह से जो हमारा परिवर्ती संयोजकता का संक्रमण धातुओं का परमाणु है वहाँ पर आयन के रूप में होगा, फिर भी जैसे Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूसरे अंतराकाशी स्थान पे आ जाएगा और ये उदासीन हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर बाहर से धनायन आया, प्रवेश किया। कहाँ से आया? हमने बताया आपको कि जब कभी सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प के साथ गर्म करेंगे
तो उसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसके जालक में प्रवेश कर जाएगा, अंतराकाशीय स्थान में एडजस्ट हो जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी न किसी कम संयोजकता वाले आयन से निकल करके अधिक संयोजकता का आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाएगा और क्रिस्टल हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हो ही जाएगा, ये उदासीन भी हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जब बाहर से धनायन आए चाहे अंदर से ऋणायन निकल जाए, ऋणायन का निकलना अंदर से, धनायन का बढ़ना हुआ, धातुओं का बढ़ना हुआ और बाहर से धातुओं का आ जाना, चाहे वही धातु जिसका आयनिक क्रिस्टल है चाहे कोई और धातु, लेकिन बाहर से धातु आयन आएगा तब भी धातु की अधिकता होगी। इस तरह से दोनों स्थितियों में जो धातु की अधिकता उत्पन्न होती है इसमें बहुत कम संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठोस अवस्था में जो आयनिक हमारा पदार्थ है, इसका जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल है, इसमें बहुत कम संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके कारण धातु अधिकता का प्रभाव क्या होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अर्धचालक का काम करेंगे कि जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण जो हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक आयनिक क्रिस्टल है यह रंगीन होता है। हमने बताया उसको, सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वाष्प में गर्म करने पर सोडियम जो है प्रवेश करेगा और इसमें नॉन स्टाइकियोमेट्रिक उत्पन्न होगी, पीले रंग का हो जाएगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम वाष्प में गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल बनता है वो बैगनी रंग का होता है। लिथियम क्लोराइड जो आयनिक पदार्थ है, इसको हम लिथियम वाष्प में के साथ गर्म करेंगे तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक LiCl लिथियम क्लोराइड बनेगा, गुलाबी रंग का होता है। इस तरह से जिंक ऑक्साइड में भी इसी तरह होता है, जिंक वाष्प का गर्म करने पर यह सफ़ेद रंग का होता है। और दो बातें हैं यहाँ पर, दो प्रभाव पड़ता है। अगर वही हमारा NaCl हो चाहे KCl हो चाहे LiCl हो, ये सब रंगहीन होते हैं, लेकिन जब इनको इनके धातु के वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो इनका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल बनता है, वो रंगीन होता है। और रंगीन क्यों होता है अथवा अर्धचालक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। N टाइप का अर्धचालक क्यों होता है और कलर्ड क्यों होता है, केवल और केवल स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के उपस्थित कारण। धातु न्यूनता दोष, अगर धातु अथवा धात्विक आयन धनायन, धातु माने धात्विक आयन की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आयनिक यौगिकों में धातु के जो धातु किस रूप में होता है, धनायन के रूप में होता है। तो धातु न्यूनता दोष, इसमें देखिए मेटल डिफिशियंसी, धातु की न्यूनता दो तरह से उत्पन्न होगी, या तो क्रिस्टल के अंदर से धनायन निकल जाए, वहाँ पर एक रिक्त उत्पन्न हो जाएगी, और या फिर अतिरिक्त ऋणायन अंदर आ जाए, कोई ऋणायन जैसे NaCl में Cl माइनस आ जाए, NaCl में पहली स्थिति है Na प्लस आ जाए, निकल जाए बाहर, Na प्लस निकलेगा तब धातु की न्यूनता हो जाएगी, और या फिर बाहर से अंदर कोई Cl माइनस यानी ऋणायन आ जाए तब धातु की न्यूनता होगी। इस स्थिति में देखिए जब जालक से धनायन, धात्विक धनायन निकल जाएगा, आप जानते हैं कि यह दोष उत्पन्न होता है संक्रमण धातुओं में जिनकी संयोजकता परिवर्ती होती है। मान लीजिए बेस्ट एग्जाम्पल है Fe2 पॉजिटिव, मान लीजिए क्रिस्टल में है और यहाँ पर क्या हुआ, धनायन निकल गया, अर्थात वहाँ पर ऋणायन, धनायन निकलने के कारण ऋणायन अधिक हो गया, ऋणावेश अधिक हो गया। अब ऋणावेश को संतुलित करने के लिए यहाँ से देखिए Fe2 पॉजिटिव वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहाँ पर क्या करेगा, उच्च धनायन का आयन बना देगा, उच्च आवेश का धनायन बना देगा। इस तरह से हमारा जो, हालांकि वहाँ पर नॉन स्टाइकियोमेट्री उत्पन्न हुई है, धनायनों ऋणायनों का एक तरह से अनुपात समान नहीं रह गया, असमान हो गया, फिर भी उदासीन रहा। क्रिस्टल कैसा हो गया, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल भी उदासीन है। और दूसरी तरह से अतिरिक्त ऋणायन का आंतरिक स्थिति ग्रहण करना, बाहर से मान लीजिए कोई अतिरिक्त ऋणायन अंदर चला है तो उसमें क्या हो जाएगा कि ऋणायन अतिरिक्त आ जाएगा तो अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न होगा। कैसे होगा उत्पन्न कि कम धनावेश वाला जो धात्विक आयन है इलेक्ट्रॉन त्याग करके वह जो है
अधिक धनावेश वाला धनायन बना लेगा, जिससे कि हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक आयनिक क्रिस्टल यह उदासीन हो जाएगा। धातु न्यूनता दोष में जालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसमें खास बात है, इसमें जो विद्युत का चालन होता है अल्प मात्रा में, क्योंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बहुत कम मात्रा में होते हैं, यह पी टाइप को होता है। जैसे हमारा है Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बन रहा है यहाँ पर, अथवा कम धनावेश से अधिक उच्च धनावेश का धात्विक आयन बन रहा है। एक तरह से देखिए, कम धनावेश से अधिक धनावेश की तरफ इलेक्ट्रॉन गति करेगा और अधिक धनावेश वाला उसके विपरीत में गति करेगा। यहाँ पर विद्युत के चालन जो होगा वह पॉजिटिव आयन के मूवमेंट कारण होगा, इसीलिए पी टाइप एक सेमीकंडक्टर होता है। धातु न्यूनता दोष जो होता है, इसका जो प्रभाव होता है वह इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कारण वास्तव में पॉजिटिव जो उच्च धनावेश का पॉजिटिव आयन बनता है, जैसे Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बनेगा। इसमें Fe2 पॉजिटिव से कम धनावेश से अधिक धनावेश की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और उसके विपरीत में अधिक धनावेशित आयन प्रवाहित होगा और उसका प्रवाहित होना ही विद्युत धारा का प्रवाहित होना होगा, जो कि बहुत अल्प मात्रा में। इसीलिए धातु न्यूनता दोष के प्रभाव कारण पी टाइप का सेमीकंडक्टर का गुण आयनिक यौगिकों उत्पन्न होता है और धातु अधिकता कारण एन टाइप का जो है सेमीकंडक्टर का गुण नॉन स्टाइकियोमेट्रिक आयनिक पदार्थों में उत्पन्न होता है। और यहाँ पर एन टाइप क्यों? निगेटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। धन्यवाद। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ इस तरह से, जितना आपके कोर्स में है। क्वेश्चन देखिएगा, हम भी देखेंगे, जहाँ कहीं दिक्कत होगी हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी मीट विद जे सर में भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।